दोस्तों, जब हम ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं तो हम यही इमेजिन कर रहे होते हैं कि ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद कई लाइट ईयर्स दूर ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटी से अपने अंदर खींच लेता है और उनके करोड़ों टुकड़े कर देता है। लेकिन यूनिवर्स में हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो हमारी इमेजिनेशंस और थ्योरीज को एक तरफ कर देता है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ जमीन से 15,000 लाइट ईयर्स दूर टुकाना कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ग्लोबुलर क्लस्टर 47 टुकेनिया के एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार X9 की। इस स्टार का अपने गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल से डिस्टेंस 10 लाख किलोमीटर है। मतलब अगर हम जमीन को X9 फर्ज करें तो उस गैलेक्सी का सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल मून से तकरीबन 3 गुना दूरी से थोड़ा सा कम है। इतनी कम दूरी के बावजूद भी ये स्टार अपने ऑर्बिट में स्टेबल होकर घूमता है। इसे न्यू साउथ वेस्ट में मौजूद ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट एरा के जरिए ढूंढा गया था। इस स्टार के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अपने सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल को 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है। ये स्पीड लाइट की स्पीड का 1% है। इस स्पीड से ये उस ब्लैक होल को सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट में एक बार ऑर्बिट करता है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर इस स्टार का ऑर्बिट इतना स्टेबल कैसे है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि X9 पहले एक ड्वार्फ स्टार नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही मैसिव स्टार था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ब्लैक होल ने इसकी आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय करके अपने अंदर मिला लिया और हो सकता है कि इसी तरह ये स्टार फ्यूचर में पूरी तरह ब्लैक होल के अंदर समा जाए। कहने को तो हम सब स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समंदर में पानी के कतरे के बराबर होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के फिनोमेना के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, आप सभी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। ये सोलर विंड से ओरिजिनेट हुए हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से बनी होती है, जिसे हमारे प्लेनेट के जेनेटोस्फीयर ने कैप्चर कर लिया है, जो जमीन के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से आने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल से बचाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि हम इंसानों ने भी जमीन के चारों तरफ एक शील्ड बना ली है जो इस प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए हमारी मदद करती है, जिससे जमीन सेफ हो रही है। हाल ही में नासा के रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि हमारी जमीन के चारों तरफ एक VLF यानी कि एक वेरी लो फ्रिक्वेंसी बबल बन चुका है। इसके पीछे की वजह जमीन पर होने वाली लगातार रेडियो ट्रांसमिशंस और कुछ टाइम पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से जमीन के ऑर्बिट में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट और दुनिया भर में फैली हुई पावर ग्रिड से निकलने वाला रेसिड्यू इलेक्ट्रिक करंट है। ये VLF बबल जमीन के इंसानों के लिए एक शील्ड का काम कर रहा है और ये आउटर स्पेस से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को हम तक नहीं पहुंचने देता। वैसे क्या आपने कभी ऐसे प्लेनेट के बारे में सुना है जिसका टेम्परेचर स्टार के टेम्परेचर से भी ज्यादा हो? हमारे सोलर सिस्टम के सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सोलर सिस्टम के हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस की सरफेस का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारी जमीन से 4200 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद स्टार केपलर 70 को ऑर्बिट करते एक एक्सोप्लैनेट केपलर 70b के सरफेस टेम्परेचर को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 22 दिसंबर 2011 को इसके डिस्कवरी के बारे में अनाउंस किया गया था। ये एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है जिसका मैस हमारी जमीन का सिर्फ और सिर्फ 44% है और इसका रेडियस जमीन के कंपैरिजन में 76% है। लेकिन इसका सरफेस टेम्परेचर तकरीबन 6700 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। केपलर 70b का हॉटेस्ट स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा गर्म है और ये एक्सोप्लैनेट सिर्फ 5.76 आवर में इसे एक बार ऑर्बिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टार इसके बहुत ज्यादा क्लोज है। बस यही वजह है कि ये प्लेनेट इतना ज्यादा गर्म है। इस प्लेनेट के इतना ज्यादा गर्म होने की दूसरी वजह ये है कि आज से करीब 2 करोड़ साल पहले इसका होस्ट स्टार रेड जायंट फेज में था और उस वक्त ये प्लेनेट स्टार के अंदर ही मौजूद होगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एक स्टार से ज्यादा प्लेनेट का गर्म होना पॉसिबल ही नहीं है और इसीलिए हो सकता है कि ये प्लेनेट एग्जिस्ट ही ना करता हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे जब हम सुपरनोवा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन का ख्याल आता है। हमें ऐसा लगता है कि जब एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता होगा तो वो कई सालों तक लाइट को एमिट करता रहेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिम होते होते ब्लैक होल में बदल जाएगा। क्या ऐसा होना जरूरी है? क्या सुपरनोवा बगैर किसी शोर शराबे के नहीं हो सकता? और क्या हजारों सालों के प्रोसेस के बाद कोई स्टार ब्लैक होल में बदल पाएगा? इसका जवाब है जी नहीं।
कंप्यूटर सिमुलेशन में साइंटिस्ट ने बहुत सारे साइलेंट सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया है और शायद अब हमने इसे रियल में देख भी लिया है। 2009 में जमीन से 2 करोड़ लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक रेड सुपर जायंट स्टार N6946BH1 की ब्राइटनेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा मैसिव था। ये अपनी यूजर ब्राइटनेस से 20 लाख गुना ज्यादा चमक रहा था। इसका साफ साफ मतलब ये था कि इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है। करीब 6 साल ये स्टार ऐसे ही चमकता रहा, लेकिन 2015 में एक दिन अचानक से ये स्टार गायब हो गया। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ब्लैक होल में तब्दील हो चुका है और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था। क्या आपने कभी सेथियड स्टार के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे स्टार्स होते हैं जो अपनी ब्राइटनेस के साथ साथ अपना डायमीटर भी चेंज करते रहते हैं। इनका साइज सूरज के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होता है और इनकी एज भी 10 से 30 करोड़ साल होती है। ये स्टार यूनिवर्स के स्केल पर बहुत ही यंग होते हैं। इन स्टार्स की मदद से हम यूनिवर्स में दूर दूर के डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में ये पता चला है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सेथियड स्टार की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम अपने टेलीस्कोप को मिल्की वे के सेंटर की तरफ घुमाते हैं तो वहाँ पर हमें अलग ही नजारा देखने को मिलता है। मिल्की वे के सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब बहुत ज्यादा सेथियड स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन 8000 लाइट ईयर्स के एरिया में हमें एक भी सेथियड स्टार देखने को नहीं मिलता। मतलब कि वहाँ पर करोड़ों सालों से कोई भी न्यू स्टार नहीं बना। इस एरिया को हम गैलेक्टिक डेड जोन के नाम से जानते हैं, यानी कि वो एरिया जो अब मर चुका है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको लेडा 10000714 नाम की स्ट्रेंज गैलेक्सी के बारे में बताती हूँ। आपने सैटर्न के रिंग्स तो देखे होंगे और आपने एस्ट्रॉइड के रिंग्स भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने गैलेक्सी के गिर्द रिंग्स के बारे में कभी सुना है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी गैलेक्सीज जिनके गिर्द रिंग्स होते हैं उन्हें हम हॉग्स ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये गैलेक्सी इतनी भी रेयर नहीं होती। यूनिवर्स में मौजूद 1000 गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी हॉग्स ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन लेडा 10000714 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गैलेक्सी मानी जाती है क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो रिंग्स हैं। ये गैलेक्सी जमीन से 36 करोड़ लाइट ईयर्स दूर क्रिएटर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसका आउटर रिंग इस गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये रिंग 13 करोड़ सालों पुरानी है, लेकिन जब साइंटिस्ट इसे अलग अलग लाइट की वेवलेंथ में देखते हैं तो इन्हें इसका एक और रिंग नजर आता है। ये रिंग गैलेक्सी की आउटर साइड पर नहीं बल्कि कोर को घेरे हुए है और तकरीबन 550 करोड़ साल पुरानी है। इनर रिंग के चारों तरफ हमें बहुत सारे ब्राइट रेड स्टार्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दोनों रिंग्स आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है और इसकी एज के डिफरेंस को देखकर ये साफ साफ वाजे है कि इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये दोनों रिंग्स कैसे बनी? इसके बारे में लोग अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनर रिंग अर्ली गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के कोलैप्स होने की वजह से बनी होगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि आउटर रिंग पास्ट में किसी दूसरी गैलेक्सी के टकराने की वजह से बनी होगी। इस गैलेक्सी के बारे में हमारे पास जितने भी डेटा मौजूद हैं, वो हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाते, लेकिन एक चीज तो वाजे है, ये गैलेक्सी यूनिक होने की वजह से ज्यादा अरसे तक हमारी क्यूरियोसिटी की वजह बनने वाली है। क्या आप भी इसके बारे में मजीद जानने के लिए एक्साइटेड हैं? और क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।